हेलो गाइस, तो आज जो है हम इकोनॉमिक्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो ले आए हैं। ठीक है, और ये सारी मेहनत जो है प्रवीण सर ने करी हुई है, तो इनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड यस, काफ़ी बढ़िया वन शॉट क्विक रिवीजन की वीडियोस आ रही हैं इनकी। ठीक है, और हिंदी में आ रही हैं तो जो हिंदी वालों को जो दिक्कत है उनके लिए हिंदी में आ रही है। ठीक है, और जो भी डिटेल आपको चाहिए तो आप उसमें देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हमने ऐसे सवाल रखे हैं, वी आर नॉट सेइंग कि भाई ये कोई बोर्ड में पेपर लीक करके ऐसा कुछ नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड और फ्रीक्वेंटली आज ऐसे होते हैं कि मतलब ज्यादातर इसी से रिपीट पूछे गए। ओके, सो आज आपके पसंद का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दिस इज फॉर इकोनॉमिक्स। लाइक हमको पता है कि हम ज्यादातर ध्यान देते हैं हिस्ट्री में, फिर ज्योग्राफी और फिर सिविक्स आता है और फिर शायद इकोनॉमिक्स लास्ट में। बट हमें ये नहीं पता होता कि सबका वेटेज इक्वल ही है ना। तो ये मुझे प्रवीण सर ने ये बहुत बढ़िया चीज बताई जो आपको समझनी चाहिए कि अगर किसी को खतरा लगता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हिस्ट्री में या मतलब एसएसटी में दिक्कत होती है, तो उनको ज्यादा बेनिफिट ये है इसी चीज का है कि भाई आप सिविक्स और इकोनॉमिक्स बना लोगे तो भाई आपके 80 में से 40 नंबर बन जाते हैं, है ना। हाँ। तो इसलिए हमने यहाँ पर इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रवीण सर ने ये एक्सपेक्टेड और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक सेट बनाया हुआ है जिसमें करीब शायद कितने सर 38 क्वेश्चन। ओके, 38 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अगर आप ऑब्वियसली आपको किताबें पढ़नी है, बट सबसे पहले ये जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। सर आप शुरू कर सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जो आप लोग को हेल्पफुल हो सकते हैं, काफी बार एग्जाम में आए हैं। ओके, तो वैसे आंसर कैसे लिखना है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसको हम बोलते हैं डू यू एग्री या फिर सपोर्ट द आंसर। जैसे टर्शरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग, अब नॉट प्लेइंग नहीं, हमने ये पढ़ा है भाई कि टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने अपने वीडियो में भी ये टॉपिक एक्सप्लेन करी हुई है। अच्छा, तो 4 पॉइंट है। अब जैसे आपको मेन क्वेश्चन आपको डू यू एग्री, तो यहाँ लिखना है भाई नो आई डू नॉट एग्री बिकॉज टर्शरी सेक्टर एक्चुअली क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है उसके लिए 4 पॉइंट्स है, टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वीडियोस में मिल जाएंगे आप लोग को। टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर होता है और ऑब्वियसली डेवलप कंट्री के लिए तो भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ कैन द गवर्नमेंट इंश्योर दैट ग्लोबलाइजेशन इज फेयर एंड इट्स बेनिफिट द शेयर्ड इन बेटर वे ऑल। तो इसके लिए क्या है कि अभी स्ट्रगल ऑफ ग्लोबलाइजेशन करके एक टॉपिक है लास्ट 4th चैप्टर में। अच्छा, उसमें काफी बढ़िया तरीके से टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, अपने हमारे वीडियोस में भी मिल जाएंगे, किस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि फेयर मतलब सही तरीके से कि WTO से बात कर सकता है, स्ट्रिक्ट रूल्स बना सकता है। तो इस तरीके से आपको वो सारे पॉइंट्स इसमें लिख देना है। ध्यान ये रखना है कि 5 पॉइंट आपको कम से कम, अगर 5 मार्क के लिए तो लिखना है, 3 मार्क्स के लिए तो 3 से 4 पॉइंट लिख देना है। अच्छा, थोड़ा अपना दिमाग लगा के लिखेंगे तो आंसर और बढ़िया बन जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना ज्यादा सेफ रहता है इस तरीके से। ओके, फिर काफी इजी क्वेश्चन है ये। ओनरशिप के बेसिस में 2 सेक्टर हैं, प्राइवेट और पब्लिक। अच्छा, तो क्लासिफाई द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसमें 2 सेक्टर हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। ओके, तो उनके उसके दोनों के बारे में एकदम इजी लिख देना है। ओके, नेक्स्ट है हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक एक्सचेंज ऑफ थिंग्स इजियर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अभी इसमें तो कैसा है कि मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके एक ऐसा पॉइंट है। अच्छा, तो वही इजी कैसे हो जाता है, हम कंपेयर कर सकते हैं बार्टर सिस्टम के। बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टीज थी। हाँ। कि एक्सचेंज करने में डबल क्वेश्चनेस ऑफ वांट था, आसानी से एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। बट इसमें कैसा है कि हम इजी एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, सब जगह एक्सेप्टेड है। अच्छा। अब गवर्नमेंट इशू करता है, RBI इशू करता है हमारे कंट्री में, और किसी भी चीज की वैल्यू स्टैंडर्ड हो जाती है। तो वैसा कोई प्रॉपर सारी चीजें मेंटेन रहती है। तो इस तरह से इसके लिए ट्रांजेक्शन क्या होता है, डेली इजी हो जाता है। एक ये चीज है। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टिमुलेटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ये किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हमारे कंट्री में बढ़ रहा है और उससे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। अच्छा, तो उसके बारे में इन्हें इसमें एक्सप्लेन कर देना है। ओके, अगला है एक्सप्लेन हाउ टूरिज्म प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। टूरिज्म ये सेम क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा। अच्छा, और इकोनॉमिक्स में भी है, तो इम्पोर्टेंट बनता ही है। तो टूरिज्म से कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं
मतलब बंदा खुद से कॉमन भी है, अपने आप से अपने आप सारे ज्यादातर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है जो आप अपने आप लिख सकते हैं। वही मैं बोलता हूँ वीडियो में कि टेक्स्ट बुक मतलब एक बार रीड कर लिया जाए तो फिर कुछ आराम से लिख सकते हैं, इतना कुछ ये नहीं है। क्या बात है। अगला है सर यहाँ पर, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी? अभी आप ही बता रहे थे स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वही आंसर है, लगभग सेम क्वेश्चंस है। मतलब घुमा के पूछा जा सकता है। हाँ, ये बात की रेडी रहना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ऐसे ही लाइन पूछी जाए, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, ट्विस्ट करेंगे, वही जो आता है हर साल। ओके, फिर इसके बाद है एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट इन द डेवलपमेंट। अब इसके लिए और एक क्वेश्चन होता है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन अगर आंसर सेम आ जाता है, अच्छा, बट वो क्वेश्चन का फ्रेम करने का तरीका अलग हो गया। तो ये बात समझना, आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना। ठीक है, ओके। तो इसमें जरूरी कैसा है कि अगर भाई इजी कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डेवलपमेंट होएगा, ये पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन कर देना है। ओके, नेक्स्ट है सर, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। अब ये तो मुझे बताइए, आपको भी याद है। मतलब हम दोस्तों से ले लेते हैं, हम रिश्तेदार से लेते हैं, बैंक से ले लेते हैं, तो वही फर्क है। अगर हम बैंक से ले लेते हैं वो फॉर्मल बन जाता है, जब रिश्तेदार से लेते हैं तो क्या इनफॉर्मल बन जाता है, कभी भी अपने घर पे आ सकते हैं। मतलब इसमें ऐसे भी सवाल आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बहुत कॉमन सवाल है ये दो भाई। तो फिर आपको इस और आया हुआ है बहुत बार ऐसा। क्या बात है, क्या बात है। अगला सवाल, अगला देखते हैं। ओके, जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो है आराम से लिख सकते हैं, थोड़ा एनालाइज करने के लिए। भले 38 क्वेश्चंस है, लेकिन उसको पढ़ने में मेरे को लगता है 1 घंटे के अंदर आराम से। इसके बाद है 10th वाला, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, डू यू अग्री? गिव द रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। किसी भी चीज का तो ये इफेक्ट यूनिफॉर्म नहीं होता है। बिल्कुल, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। अच्छा, तो इसका मतलब इसमें हमको डिसएडवांटेजेस, हाँ वही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वही आपको सेम। डीमेरिट तो ये भाई लग रहा है बहुत सीरियस सी चीज है जो ये अपना अभी कोरोना चल रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट है भाई। थोड़ा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, पर आपको अपने लेवल पे भी उसमें थोड़ा रहना चाहिए। ठीक है, अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर भी थोड़ा प्रिकॉशन ग्रुप और सबसे थोड़ा अलग रहो तो बेटर रहेगा। हाँ, थोड़ा दूरी बनाए रखो। हाँ भाई, सही है, वही जरूरी है। अभी अपना इकोनॉमी को भी ये इफेक्ट कर रहा है कोरोना, ग्लोबलाइजेशन में। जैसे इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट है तो देखिए सब इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, और काफी केसेस अब इंडिया में आ रहे हैं। देखते हैं आगे। हाउ आर द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? एक्सप्लेन। तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, या सबसे इजी क्वेश्चन। अब सर भी अगर साइंस के साथ अगर सर इतना बड़े आंसर दे सके तो आप लोग के लिए एकदम आसान है। कुछ ऐसे वीडियोस बनाए थे आपके वीडियोस, हाँ काफी अच्छे हैं। हाउ इज एक्चुअली मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि थोड़ा गले का थ्रोट का इशू हो रहा है, ठीक है, इसलिए अब मैं जो है, अब ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इतने सारे सब्जेक्ट नहीं, मैं प्रॉपरली साइंस पढ़ाता हूँ, और अभी थोड़ा डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने थ्रोट के लिए बोला है कि भाई अभी थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, नहीं तो ज्यादा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू कहना चाहूंगा मैं प्रवीण सर को और भाई जोसेफ सर को। ठीक है, और हम लोग मैप का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, हाँ द बेस्ट क्वेश्चन, और हम उसके साथ आपको कहाँ एग्जैक्ट मार्क करना है, क्योंकि क्या होता है कि अभी अगर एग्जैक्ट लोकेशन मार्क नहीं किया तो मार्क्स कटने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो मैप के लिए बहुत जबरदस्त वीडियो आने वाली है कल, मोस्टली हम लोग हो सकता है लाइव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सर नेक्स्ट है, हाउ इज मनी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्या बात? अगेन सेम क्वेश्चन। रोज दुकान में जाते हैं, खरीदते हैं, खाते हैं। मन से लिखना है इसमें तो सही है। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज that a person may need to live well. Explain the statement with suitable example. पैसे सब कहाँ खरीद सकते हैं? राइट। कैसे मिलेगा भाई? अगर हमें सर्विस चाहिए, कुछ जैसे फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, जैसे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वो कहाँ पर सकते? उसके तो सतर्कता अपने को ये करना पड़ेगा। जैसे अभी कोरोना से बचना है तो पैसे से नहीं बचा जा सकता ना भाई, हर चीज पैसे से नहीं हो सकती। तो उसके लिए पब्लिक फैसिलिटीज है, जो कुछ फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है फ्री बेसिस में, या कुछ जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है तो कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, सॉइल कंजर्वेशन करना है तो कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, या गवर्नमेंट क्यों सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो उसके बारे में इन्हें पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में ये आंसर में एक्सप्लेन किया जा सकता है। डेवलपमेंट का क्वेश्चन ना, इसमें एक नॉन मटेरियल गोल है होता है। अच्छा। जो कि जिसमें एम पैसा कमाना नहीं होता, यहाँ पे हम रिश्तेदारों के लिए काम करते हैं, अपने घर वालों के लिए काम करते हैं, तो वो
वो आंसर उसके बेस पे आंसर एक्सप्लेन कर देना है। मतलब मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, सब चीज पैसे से नहीं मिलता, और हम सिर्फ पैसे के लिए हर चीज नहीं कर सकते, है ना। मतलब कि जो वो भी वैल्यूज है। भी कुछ चीज होती है। व्हाई डिड एमएनसीज इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? ये तो भाई तगड़ा है, अमेज़न का देख रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। क्यों भाई? कि हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश बोलने आ रहा है सबको, तो अभी क्या कॉल सेंटर में आ रहे हैं अपने आप, तो उन्हें क्या चाहिए? इंग्लिश बोलने वाले लोग चाहिए, नाइट में काम कर सके, चीप लेबर है अपने यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी आने इंडिया में अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं वो बेसिकली लेबर सस्ता मिल जाता है, और सर ये स्किल्ड लेबर मिल जाता है, प्लस कस्टमर्स तो मिल रहे हैं यहाँ पर, कस्टमर भी मिल रहे हैं, तो ये भी है ना, ये भी एक बहुत हैवी रीजन पोटेंशियल है यहाँ पर। तो इसके बाद अगला है डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर दैट प्रमोट that MNC to set up their production unit in a particular place. 5 factors. एग्जैक्टली इंटरलिंक्ड ही है। अच्छा अच्छा पर फैक्टर्स के से 5 पॉइंट में अगर लिखना है तो उसमें क्या लिख सकते हैं? जैसे कि पहली बात तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, चीप लेबर है। अच्छा, काम हम 12 घंटे भी हमारे यहाँ लोग काम करते हैं। Okay. बाहरी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, 8 घंटे, वहाँ पे 4 ही दिन वर्किंग डेज होता है। अच्छा। यहाँ पे हम फ्राइडे तक, सैटरडे भी बहुत कम Sunday जगह भी करवा लेते हैं। संडे भी करवा लेते हैं। तो उस तरह से काम करने लोग रेडी रहते हैं। हाँ, मतलब जो वर्किंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज अपने लिए अच्छी अवेलेबल है। प्लस जैसे कि कोई बंदा अगर समझो यूएस की कंपनी, यूएस में ही काम कर रहा है बंदा, तो उसको 1 लाख देना पड़ेगा, 20,000 में खुश हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसके वजह से हर एमएनसी इंडिया में आना चाहता है। मतलब ये सब सर ऐसा है ना कि अगर एक बार पढ़ के और सोच लिया जाए दिमाग में तो पूरा फिट हो जाएगा। बिल्कुल, और वही बेस पे पेपर आता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। मतलब सीबीएसई चाहता है कि कोई रटे ना, कंसेप्ट समझे, हाँ। और उस तरह से आप खुद से आंसर लिख सकते हैं। मैक्सिमम आप सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले साल का या किसी साल का, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके ग्रेट। तो यानी 20 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे अगर ऐसा और ठीक से पढ़ लिया आराम से एकदम। और मतलब कि आपको रटना नहीं है, बस एक बार उसको ध्यान से ऐसा देख लो कि क्या क्या मेन टॉपिक्स है, उसके आगे पॉइंट्स है। ठीक है, आगे देखते हैं सर। पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, सपोर्ट द स्टेट। मतलब सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग है, और एक बात सबके डेवलपमेंट तो हर काम से जरूरी नहीं है। ओके, कैसे कि अभी जैसे हम इरिगेशन में डैम बनाते हैं, अब जब डैम कंस्ट्रक्ट किया हमने तो चलो वहां पे इरिगेशन वाटर आ गया, सब आ गया, फायदा ही फायदा हो रहा है। बट क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। वहां पे किसी फार्मर का, स्मॉल फार्मर था, जमीन फंस गया, तो भाई किसी के लिए नुकसान है, वो डेवलपमेंट उसको नुकसान कर गया और किसी को फायदा कर गया, तो उसको कॉन्फ्लिक्टिंग गोल बोलते तो हैं। इसमें एग्जांपल देने हैं ऐसे कुछ? एग्जांपल देके लेंगे तो काफी बढ़िया हो जाएगा। एक एग्जांपल के एक्सप्लेन कर देंगे, बुक में भी ऐसे एग्जांपल के साथ ही दिया हुआ है। मतलब फ्री माइंड से लिखना है भाई, फ्री माइंड से लिख देना है, एकदम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद है अगला, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया? फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया था। सर ये तो मतलब लगभग मेरे को लगता है 25 से भी कम क्वेश्चंस होंगे इसमें। कंपेयर करके 25 से कम। ये हमने इसलिए दिया हुआ है कि ताकि आप फंसो नहीं, आगे घुमा के पूछते हैं ना, इसी तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, वैसा। इसके बाद हाउ हैव एमएनसीज बेनिफिटेड पीपल इन इंडिया? सर ये भी रिपीट है, ये रिपीट है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, चीप लेबर, एम्प्लॉयमेंट, अच्छा सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पे कैसा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये इंडिया के लिए कैसे बेनिफिट हाँ, है? वो हमने देखा था एमएनसी क्यों आ रहा है, हाँ, उनका बेनिफिट क्या है? उनका बेनिफिट, अभी इंडिया का बेनिफिट। तो जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, अलग अलग पैसा भी बढ़ रहा है, कि मतलब जो हमको मतलब 15,000 एवरेज सैलरी मिलती थी, अब 25-30 मिल रही है। भले काम उतना ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन पैसा भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से कंज्यूमर को सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, कंज्यूमर को। कैसे कि हमें सस्ते प्राइस में अच्छे गुड्स मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन ले लो, अब आईफोन खरीदने के फंक्शन पे फोन खरीदेंगे तो भाई 1 लाख, बट वही सेम फंक्शन के लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, ब्रांड होता है, बट लगभग अपने को मिल जाते हैं वीवो में, ओप्पो में, सेम कैमरा क्वालिटी ऑलमोस्ट। चाइना बंद फिलहाल चाइना बंद है, लेकिन मिल जाते हैं, तो वो एक फायदा है। ठीक है, give an example of public sector activities and explain why the government has taken them up. भाई पब्लिक सेक्टर एक्टिविटी में क्या आ सकता है? पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज जैसे कि अभी गवर्नमेंट के जो भी
रोड बनाना हो गया, हाँ। लाइट हो गया, Okay. वाटर हो गया, ओके गवर्नमेंट क्यों दे रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं देगा तो हमारे यहाँ कुछ एवरेज इनकम वाले ग्रुप है ना, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर कल रेलवे बंद कर दी जाए, सब मेट्रो से ट्रेवल नहीं कर सकते नहीं ना, कर सकते, सबके अपनी गाड़ी नहीं है। अपने जैसे मुंबई की बात करें, लोकल ट्रेन बंद कर दें तो ट्रेवल बस में या ओला में सबके लिए भारी पड़ जाएगा। या फिर अगर हम बात करते हैं जैसे हमारे घरों में जो एलपीजी हम यूज करते हैं, हाँ, वो भी अगर प्राइवेटाइज कर दिया तो भाई वो अपने मनमानी प्राइस बढ़ाने लगे तो लोगों को तक दिक्कत तो होना शुरू और हो जाएगी। क्योंकि सब लोग जो भी प्राइवेट कंपनीज है वो पैसा कमाना चाहते हैं। सही बात है। वो बात अलग है, उसमें फायदा होता है कि सर्विस अच्छी हो जाती है, लेकिन उतना महंगा भी हो जाता है ना, सही है। तो गरीब लोग एफर्ट नहीं कर सकते उस चीज को, इसलिए गवर्नमेंट ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। Okay. Why is the meaning of development? Sorry, what is the What is meaning of the- development? Explain two aspects of मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसे ही हाँ, डेवलपमेंट क्या है, two aspects of development. किस तरीके से डेवलपमेंट, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, अच्छा। तो सोशल डेवलपमेंट है, ओवर द टाइम में चेंजेस होते रहते हैं, तो उसको एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। और शायद ये अगर ये वाले क्वेश्चन भी अगर पढ़ लिए जाए तो जो 1 मार्क वाला है वो वाला भी शायद इसमें से आधे 1 मार्क वाले कवर हो जाते हैं। Okay. 10 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से आते हैं, 10 सिविक्स और हिस्ट्री से आते हैं। ऐसे सर एब्रीविएशन भी आता है क्या? एब्रीविएशंस आते हैं कुछ कुछ, जैसे आगे हैं आगे की स्लाइड्स Okay, में, okay, fine. तो वो एब्रीविएशंस आते हैं, डेट्स आते हैं, अच्छा अच्छा, तो थोड़ा बहुत है कि जैसे अभी कोपरा, बट कोपरा वाला चैप्टर तो फिलहाल ओमिट है। अच्छा वो नहीं है। तो जैसे WTO है ग्लोबलाइजेशन में, Okay, तो कब सेटअप हुआ था, अच्छा अच्छा, तो तो वो वाले बना वैसा। लेना भाई, एक नंबर ऑफ फैक्चुअल है तो भाई वो उसमें तुक्का लगाने का भी उसमें नहीं तुक्का नहीं, वही एक तो ये, बट ये आंसर में तो हम तुक्का लगा के लिख सकते हैं। हाँ ये सब तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट वहां पर आपके लिए मैंने कहा था ऑलरेडी कि 20 नंबर अगर शुरू के फिक्स कर लिए तो आगे बहुत इजी हो Easy हो जाएगा। जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला वाला है हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इम्पोर्टेंट फॉर पुअर पीपल, गिव योर पॉइंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमको इम्पोर्टेंस बताना है ये टू पुअर पीपल। पुअर पीपल, ये हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसेप्ट आपने सुना रहेगा। क्या होता है, सब साथ में होते हैं, ओके जितना अब तो हाउसिंग की हम जानते हैं, बट वहां पे जैसे हम अपन 10 लोग साथ में आ गए, भाई सब समझ लो पुअर पीपल हैं, तो जितना भी पैसा है जमा कर लिया एक हर महीने तक। अब 1 साल बाद मुझे जरूरत पड़ गई पैसे की, अच्छा इसको कुछ क्या बीसी या वीसी? बीसी हम अपने यहाँ मुंबई में बीसी यूज करते हाँ, हाँ। हैं, ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है, बट बीसी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, अच्छा। और ये गरीब से गरीब के लिए रहता है, अच्छा मतलब ये इकट्ठा करेंगे सबके पैसे और जिसको जरूरत है उसको दे उसको दिया जाए। कम इंटरेस्ट पे दे दिया। ओके, तो ताकि उसको ज्यादा बेनिफिट उसका। और दूसरा फायदा भी इसमें क्या हो जाता है कि अगर एक इंडिविजुअल लोन लेने जाता है तो बैंक तो लोन देता नहीं है, नहीं देता है, बराबर, दुनिया भर में सैलरी नहीं पैसे- रहता है। अरे सर मुझे नहीं मिलता लोन यार। तो वही तो प्रॉब्लम है, मैंने बहुत बार अप्लाई किया, नहीं मिला, तो नहीं मिलता है। ऐसे लगाते हैं इंस्टेंट लोन और ये वो, हाँ, तो होता नहीं जल्दी। नहीं होता। तो कैसा होता है कि जब एक ग्रुप के नाम हो जाता है तो बैंक को भी एक भरोसा होता है कि वहाँ लमसम पैसा कंटिन्यूअस आ रहा है। अच्छा, तो अच्छा। बंदे के नाम पे नहीं, बट बैंक वो ग्रुप के नाम पे लोन दे देता है, तो उससे काम होता रहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इसके जो डिसीजंस रहते हैं सारे मेंबर्स मिल के लेते हैं, कितने इंटरेस्ट पे देना है, क्या लेना है। और खास बात ये कि ये लोग ना सोसाइटी में कुछ जो इश्यूज होते हैं उसको लेके भी काम करते हैं। अच्छा। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ फिर हो गया, या फिर माल न्यूट्रिशन हो गया, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो वैसे इश्यूज किसी को को कोई भी, emergency है। हाँ, वैसे इश्यूज में भी ये लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो ऐसे स्टार्ट हो गई हैं आज, काफी बड़ी बन गई। जैसे आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा, ओके हाँ, लिज्जत पापड़, तो वो कैसा ग्रुप बन के ऐसे ही ग्रो हुआ था। ओके, तो इस तरह से अमूल एज ए कोऑपरेटिव, आज अमूल मिल्क पीता है सारा आनंद इंडिया। मिल्क यूटिलाइजेशन लिमिटेड। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो गुजरात से स्टार्ट हुआ था। वहाँ की लेडीज ने, वहाँ के कुरियर वर्गीस ने जब सारे मिल्क इकट्ठा किया था और फिर बांटना स्टार्ट किया। तो सेम लिज्जत पापड़ का नागपुर से है, हल्दीराम्स के प्रोडक्ट आज बहुत फेमस है। तो ऐसा बहुत सारे ग्रुप से उठ के आज बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई। सही है। तो ऐसा होता है। राइट द फीचर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ये फीचर्स में तो सेम ही होगा। हाउ डज द आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक, व्हाई इज इट नेसेसरी? मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अब नेसेसरी क्यों? आपने यस बैंक का इशू सुना रहेगा। उसके पहले पीएमसी था भाई, मैं फंस गया हूं। तो नेसेसरी तो उसके लिए है, अब कैसे करता है वो जरूरी है। तो आरबीआई गाइडलाइंस इशू करता है कि आप इतना से ज्यादा इतना लोन नहीं दे सकते, हाँ, है ना, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। आप इंटरेस्ट इतना चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा स्लैब देता है इंटरेस्ट का।
करेंसी आरबीआई ही इशू कर सकता है। ओके। कुछ मेजर्स है कि मिनिमम डिपॉजिट रखना है अपने बुक के 15%, और लोगों का केवाईसी कराना है, इन्फॉर्मेशन भाई कौन पैसा कितना डाल रहा है, ये सारी ये चीजें जो फ्रॉड वगैरह होता है उसके लिए जरूरी है। जरूरी क्यों है, जो आप लोग को तो समझ ही गया रहेगा, पीएमसी और यस बैंक का केसेस चल ही रहे हैं, बता देना एग्जांपल। तो इसके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। Why is there an urgent need to protect workers in the organized sector? Explain. Urgent need to protect worker in the organized sector. अब एम्प्लॉयमेंट के बेसिस में दो सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ओके। अब ऑर्गेनाइज जैसे हम और आप काम करते हैं, अच्छा मतलब फिक्स सैलरी है, पेड लीव है, बाकी कुछ फैसिलिटीज मिल जाती हैं, सपोर्ट होता है। अब वो जरूरी नहीं गवर्नमेंट ही हो, प्राइवेट में भी आज बहुत सारी कंपनीज ऑफर करती हैं, रिलायंस है, टाटा है, पीएफ मिलता है, बराबर। तो ऑर्गेनाइज हो गया, वर्किंग आवर्स फिक्स है, छुट्टी के डेज फिक्स है, ओके, बराबर। अब अगर इसमें एक डिफरेंस भी आगे क्वेश्चन भी रह सकता है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज में, ये क्वेश्चन में बाद में आता हूँ। अच्छा। तो अगर आपको ये आंसर लिखना है बहुत ही आसान है, ओके। 5 पॉइंट आप आंसर। अगर जैसे आप ऑर्गेनाइज, मैंने वीडियो में भी इसके बारे में बात की हुई है। अच्छा। अब अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे तो इट इज अ सेक्टर जहां पे लोगों को पेड लीव मिलता है, फैसिलिटीज मिलती है। ओके। और जब आपको अनऑर्गेनाइज का लिखना है, सिर्फ एक वर्ड यूज करना है, नॉट का, जहां पे ये सारी फैसिलिटीज मिलती नहीं है। तो अगर आप एक पढ़ लेते हो, दूसरा ऑटोमेटिक लिख सकते हो। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड में बहुत सारी चीजें नहीं है। और ये जरूरी क्यों है भाई, अभी ये क्वेश्चन में आ जाता हूँ, अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो सैलरी नहीं मिलेगा, बराबर है। मतलब काम करेंगे, जैसे होता है हरासमेंट, तो वो बढ़ता चला जाएगा, तो लोगों को काम करके मतलब क्या है, ओके। तो उस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते ही चला जाएगा। तो वो चीटिंग नहीं होनी चाहिए, हरासमेंट नहीं होना चाहिए, सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए उनको जरूरी है कि भाई प्रोटेक्ट करे, कुछ रूल्स लेके आए, जैसे कि जेंडर की इनइक्वालिटी, हाँ, मिनिमम वेजेस एक्ट है, उतना पगार कम से कम मिलना चाहिए। तो ऐसे रूल्स की जरूरत है प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है। ओके। चाइल्ड लेबर, वो सारी चीजें मतलब आ सकती है, वो सारी चीजें। ओके। इसके बाद है फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड ऑल्सो इंश्योर द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर शेयर्ड बेटर। हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किए हुए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे आती है। अच्छा। तो वही आंसर है लगभग इसमें कि अगर सही तरीके से ग्लोबलाइजेशन रहेगा, सबको फायदा होएगा ना। बिल्कुल। अनफेयर कैसे हो सकता है सर? अनफेयर क्या होता है कि कभी डेवलप्ड नेशंस, अभी क्या होता है कि पैसा तो वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो लोग क्या करते हैं, एक टाइम तक बिजनेस सेटअप करके रखते हैं। ओके। फिर जब देखिए भाई अब नुकसान हो रहा है, नहीं चल रहा है, बंद किया, बुरे बिस्तर निकल गए। तो जो हमारे यहाँ के लोग वहां पे काम करते थे, वो तो अभी अनएम्प्लॉयड हो गए। अच्छा। ऐसा अनफेयर। तो अगर सही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई एमएनसी आ रही है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, उनको भी फायदा हो रहा है, यहाँ भी फायदा हो रहा है, फैसिलिटीज भी जनरेट हो रही है। जैसे आजकल रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्टली एमएनसीज को दिए जाते हैं। बहुत सारी सिटीज है, गुरुग्राम है दिल्ली में, नई मुंबई है, यहाँ पे बहुत सारी एमएनसीज है। तो इन सारी एमएनसीज को, यहाँ एरियाज को एमएनसीज ने भी मिलके कहीं ना कहीं डेवलप किया हुआ है। नोएडा शायद, हाँ, नोएडा है, गुरुग्राम है, नई मुंबई है अपने यहाँ। तो उस तरीके से फेयर रहेगा तो बहुत प्लानिंग, हाँ, फेयर रहेगा तो फायदे होते हैं। ओके। वैसा। इसके बाद है द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज्ड। हाँ, नुकसान बताना है बेसिकली। हाँ, आपको इनफॉर्मल क्रेडिट बंद करना चाहिए। हाँ, जैसे दोस्तों से लोन लेके भाई कल घर पे आके मांगे, भाई कोई सब हफ्ता वसूली करने आ गए, तो भाई जरूरी है कि बंद करना चाहिए। और फिर ये जो किसान जो आत्महत्या करते हैं, ये सब चीजों के लिए भाई डिस्करेज होगी उतना अच्छा है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट मतलब बैंक को ही ये लोन देना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, लेना चाहिए, और सरकार थोड़ा सा उसको ये करे, मतलब इंटरेस्ट कम रखे, जो होता रहता। हाँ। इसके बाद है पुअर हाउस होल्ड स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। पुअर हाउस होल्ड मतलब गरीब लोग, पेपर्स नहीं है भाई, आधार कार्ड नहीं बना हुआ या किसी का पैन कार्ड नहीं है, केवाईसी आपने बोला था, तो ये नहीं है तो बैंक लोन नहीं देगा। अब हमें और आपको लोन क्यों नहीं मिलता भाई? कोई सैलरी स्लिप शायद नहीं रहता है, सैलरी स्लिप नहीं है, या इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है प्रॉपर, 3 साल का नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। तो वैसे गरीब लोगों के पास तो ये कुछ भी नहीं है, फार्मर्स बेचारे। सही बात। तो फोर्स हो जाते हैं किसी लैंडलॉर्ड से लोन लेने के लिए, तो टाइम पे नहीं दिया। अगर बैंक देगा सही, मतलब अगर बैंक इतना इजी कर देगा प्रोसेस, तो क्यों जाएगा?
ठीक तो है, वो एक चीज है। इसके बाद है हाउ कैन द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बी प्रोटेक्टेड, एक्सप्लेन। वहाँ पे हमने बात की थी, ओके ओके, रूल्स बना सकता है, यहाँ वाई है, यहाँ पर हाउ। हाँ। तो कैसा फर्क ये है कि यहाँ पे रूल्स बना सकता है गवर्नमेंट, रूल्स गाइडलाइंस बना सकता है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, चाइल्ड लेबर बैन कर देना हो गया, ठीक है, छुट्टी जो है वो कुछ उसको पे डिसाइड कर दे, तो इस तरीके से गवर्नमेंट बचा सकता है। या गवर्नमेंट कुछ काम अपने हाथ में ही ले ले, ठीक है, विलेजेस वगैरह में, जैसे एक स्कीम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा 2005 में जो आया था, विलेजेस में अच्छे तरीके से काम कर रहा है, याद रख लो, नरेगा 2005, ये ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का क्वेश्चन है। मिल गया। इसके बाद व्हाई आर ट्रेड बैरियर्स इम्पोज्ड ऑन फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, इन अ कंट्री, एक्सप्लेन द विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल्स में क्या विद द हेल्प ऑफ टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, तो कैसा है कि ट्रेड बैरियर्स क्यों रखा था? जब हमें आजादी मिली थी 47 में, ऑलरेडी हम अंग्रेज छोड़ के गए थे, तो एक तो हमको भी डर था कहीं और कोई ना गुलाम बना ले। ओके, चलो ये तो चलो, बट मेन चीज ये था कि गवर्नमेंट ने क्या लगता है, अगर हमने बैरियर्स नहीं रखे तो हमारे यहाँ पर इतना पैसा नहीं है, सब हमारा तहसील हो चुका है, तो पैसा नहीं है, इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स है वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एमएनसीज के जो आज कर पा रहे हैं, तो उसके वजह से हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, हमारा मार्केट तो बढ़ेगा ही नहीं। ओके, तो उन्होंने अपने चीज को प्रमोट करना चाहा था वो टाइम पे 1950s में। ओके, इसके लिए बैरियर्स रखे थे। अच्छा, इसके बाद भी जब ओपन हुआ, हाँ, तो यहाँ के कंपनी के साथ टाइप हुआ, वो 1991 में जो एक स्कीम लाया। अब वीडियोस में आपको मिलेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया था, और पीवी नरसिम्हा राव 1991 में लाया था, ओपन किया था मार्केट, एलपीजी, हाँ, ग्लोबलाइजेशन, अपना 4th चैप्टर, तो लिबरलाइजेशन, मतलब हीरो इंडिया का था, होंडा बाहर से आया, हाँ, मारुति, सुजुकी, आज, हाँ, तो ये सारे चीज इस, अब शायद वो भी खत्म हो गया ना, हाँ, हीरो चारों खत्म हो गया, अभी नहीं अभी डेवलपमेंट हो चुका है ना। बट वहां पे रेस्ट्रिक्शन रखने का ये जो है, कंपटीशन भाई फेस नहीं कर पा सकते, वो सोच थी उनकी, जिसकी वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे थे, फेल हो गया वो स्कीम, तो 1991 में उन्हें मजबूरन चेंज करना पड़ा। ओके, अब वो धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है, पूरा जो है खुल रहा है वो सब चीजें। हमने बात की थी, व्हाई इज नरेगा ऑल्सो कॉल्ड द राइट टू वर्क, एक्सप्लेन। अच्छा, ये भी देखो इंपॉर्टेंट लग रहा है, मतलब हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राइट टू वर्क के बेस पे क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। अच्छा, सर मेरा गैस भी सही होता है, मैं आपको बस आगे थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मैथ्स के लाइव सेशन में जो हमारा जो फाइनल लाइव हुआ था एंड गेम सीरीज में, उसमें मैंने एक बात कही थी कि मुझे ऐसे, मैं सर से बात कर रहा था, मैंने बोला कि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि पेपर इजी आएगा, और लिटरली पेपर इजी आया, और बच्चे काफी खुश हुए उस बात से, अच्छी बात है। तो अच्छा है, कभी कभी दिल की सुन लेनी चाहिए। हाँ, तो ये नरेगा 2005 में, अभी भी याद रख लेना आपको, राइट टू वर्क के बेसिस में सबको काम करने का अधिकार। ओके, जरूर इस पर ऐसा क्यों बोला जाता है कि इसमें दो चीज खास बात है, एक है 100 डेज एम्प्लॉयमेंट का गारंटी देता है, इंश्योर्ड जॉब है, और अगर जॉब नहीं दे पाया तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देता है। ओके, और ये लगभग 6 में थोड़ा टाइम के 2006 में ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, अभी तो नंबर्स बढ़ चुके हैं, तो उस हिसाब से इसके लिए इसको लगा कि ये राइट टू वर्क है कि हाँ सबको काम करने का अधिकार मिल रहा है, दिया जा रहा है। ओके, वैसा है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं तो सर, what are demand deposits, what are their advantages? demand deposits क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है? जैसे कल बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, आज वापस निकालने चला गया, तो वो क्या है कि जब मुझे चाहिए जब पैसा मैं निकाल सकता हूँ। ओके, उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, कि पीपल कैन विथड्रॉ द मनी एनी टाइम व्हेन दे वांट, और वो बैंक को देना पड़ता है। ओके, तो उसको चीज का विड्रॉवल का जो फैसिलिटी है बैंक में, डिपॉजिट क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट है? हाँ, फिक्स डिपॉजिट में तो आपको फिक्स टाइम के लिए रखना पड़ता है। okay. ये तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में नहीं आता कि भाई जब जरूरत है पैसा आप ले सकते हैं, इसी के बेस पे बैंक चलता ही है। तो वैसा तो फायदा ये है कि लोगों को जरूरत के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, इंटरप्शन नहीं होता है, सेफ रहते हैं पैसे वहां पे, जब से तब ले सकते हैं, ये उसके फायदे हैं। अगला देखिए सर, यहाँ पर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल।
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन technology has played a major role in production of services across the countries. मोबाइल फोन अगर कम्युनिकेशन का जरिया अगर नहीं रहेगा तो कितने सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। सही बात है। इंटरनेट नहीं रहेगा तो कैसे हम कहाँ से चाइना से और किसी ये अपने जो हम सामान वीडियो जो देख पा रहे हैं, सब हाँ चीजें। तो भाई स्प्रेड हो रहा है ना। हाँ सही बात तो है। ये है इसके बाद है विच डीमेरिट्स आर एसोसिएटेड विद प्राइवेट सेक्टर। तो मेरे ख्याल कुछ से है एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई क्यों कि भाई कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा काम पब्लिक सेक्टर की मेरिट्स है वो यहाँ पर डीमेरिट्स डीमेरिट्स है खत्म हो गई। इस तरह से दिमाग चलाना है आपको सर से तो एकदम इसके बाद एक्सपर्ट रहना चाहिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एमएनसीज इन प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। भाई ये तो वही है, सेम है पहले आया हुआ था। अगला देखते हैं, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन द डेवलपमेंट। सर वही हो गया ये। फॉर्मल सोर्सेस क्रेडिट क्यों जरूरी है भाई हम डिस्कस किए हैं। डिस्क्राइब बैड इफेक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट ऑन बोरोवर। ये वही हो गया ना, उसका उल्टा हो गया उसका। ठीक है। इसके बाद है डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। सारा चीज हम सब सामान से नहीं खरीद सकते ना, एक्सचेंज करके स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रहता, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होगा, रख नहीं सकता टाइम तक। या बार्टर सिस्टम मतलब बेसिकली हम जैसे मुझे वो चीज चाहिए और सर को अगर ये लेना है तो दोनों का नीड जरूरी होना चाहिए। हाँ। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं उस हाँ, कंसेप्ट अच्छा। को, बट मनी में ऐसा नहीं है। हाँ, कि सर को ये चाहिए, हाँ। जैसे पहला वाला था कि सर ये चाहिए बट मुझे वो नहीं चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है ये, उसी टाइम पे नहीं चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। जरूरत नहीं है तो फिर मैंने मतलब नहीं हो पाएगा नहीं ये बेचेंगे ना, क्यों? तो ये दो डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए अगर बार्टर सिस्टम है। हाँ। लेकिन पैसे में ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये चाहिए पैसा दे दो, ठीक है, कहीं और मैं से जरूरत होगा तो मैं ले लूंगा, या फिर कुछ और खरीदना है मैं वो खरीदूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके डीमेरिट्स हैं। ओके। इसके बाद है डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उधर 9th में भी था। और डिस्गाइज तो मेरे ख्याल से मुझे भी याद आता है हाँ। कि जो खेत में समझो कि एक फार्मर है, उसके 4 बच्चे हैं, ठीक है, वो फार्मर भी अकेले वो खेत में काम कर पा रहा था, हाँ, 4 बच्चे को भी लेके वही कर रहा है और आउटपुट उतना ही आ रहा, तो मतलब क्या वो हुआ डिस्गाइज्ड। मतलब ऐसा लगता है काम कर रहा है बट प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है। हाँ। और इसके लिए हम हिडन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। अच्छा। एक इसमें एडिशन हो जाता है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आया एक बार आया वो क्वेश्चन है डिस्गाइज्ड एंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, तो डिस्गाइज मतलब हिडन एम्प्लॉयमेंट है जो दिखता नहीं है। ओपन मतलब खुला दिख रहा है, भाई काम पे नहीं जा रहे, घर पे बैठे रोटी तोड़ रहे हैं। हाँ, वो होता है। सीजनल अपना एग्रीकल्चर सीजन 4 महीना काम है, फिर 4 महीना काम नहीं है, तो उसको कई सारे ऐसे भी है मतलब जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट में बारिश में बंद रहता है, बंद रहता है। तो वैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि एक टाइम काम नहीं है। ओके, तो इसमें कितने पॉइंट्स लिखने होंगे सर? हाँ, इसमें 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स लिखना है। मोस्टली 3 मार्क्स के लिए आता है एक क्वेश्चन। बार रीड करने की जरूरत है। टेक्स्ट बुक अगर एक बार ठीक से रीड कर लिए, वीडियोस हमारे जो भी आ रहे हैं वो देख लिए, काम आपका आसान से हो जाना। स्पीड बढ़ा लो चाहिए तो। हाँ, स्पीड बढ़ा लो। हाँ, आप लोग के थोड़ा तो स्पीड बढ़ा लो। इसके बाद आगे क्या है सर? इसके बाद ये 1 मार्क के लिए कुछ मैंने ऐसा मुझे लगा, Okay. और एब्रिविएशन पे आप बात भी करते हैं, वैसे क्वेश्चंस दिए। ओके, तो जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो इसका मतलब भी आपको बताया गया है, लेकिन देख लीजिए जो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। 2 टाइप के गुड्स होते हैं। ये एक क्वेश्चन है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। Okay. अपने यहाँ पे स्लाइड में नहीं था बट ये भी हो सकता है। ओके, तो कैसा है कि इंटरमीडिएट गुड्स ओके, उसका हम वैल्यू जीडीपी में नहीं करते हैं, ओके, ओके। क्योंकि ऑलरेडी हमारा एमआरपी प्राइस जो रहता है लिखा रहता है, अच्छा, अच्छा, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। अच्छा। तो इसके लिए सिर्फ हम फाइनल गुड्स का वैल्यू लेते हैं। और डोमेस्टिक, अभी यहाँ पे आपको फर्क बताता हूँ। डोमेस्टिक बोले तो हमारे कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है Okay. वही वैल्यू लेते हैं। अगर नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके, कंट्री के अंदर भी कंट्री के बाहर भी, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वैल्यू भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जीडीपी ज्यादा डिटरमाइन करता है चीजों को। जीडीपी कंट्री का डेवलपमेंट बताता है, अच्छा, ओके, और इसको कैलकुलेट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। फाइन। ये 1 मार्क के लिए हो सकता है, बुक में लिखा हुआ है। इसके बाद है नेट अटेंडेंस रेशियो। भाई 6 से 10 साल के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, कंपेयर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट पर्टिकुलर एज, सेम एज के बच्चों से अगर हम कंपेयर करेंगे, 100 बच्चे, 100 बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ओके, तो नेट अटेंडेंस रेशियो बन जाता है। ओके। आपको ध्यान में रखना है एज ग्रुप 6 to 10 ईयर्स। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग का। इसके बाद अगला है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये है शायद जो छोटे बच्चे की डेथ हो 1 साल के पहले, 1 साल के अंदर के बच्चों की डेथ होती है, उसी को इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, अगेन स्पेलिंग नॉट मिस्टेक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब
एक्सपेक्टेड लाइफ। ओके। जैसे कि क्या है कि मेडिकल फैसिलिटी से अवेलेबल है, अपने यहाँ फूड सप्लाई है, तो उसके बेस में हर कंट्री अपना एक एक्सपेक्टेड लाइफ निकालता है लोग बर्थ कर, मतलब इसका मीनिंग ऐसा लिखना है आपको, इट इज जापान का ज्यादा है ये, जापान का ज्यादा है, बाकी यूरोपियन कंट्री से कुछ ज्यादा है, अपना भी अभी बढ़ रहा है। अच्छा। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि लिखना कैसे है कि इट इज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके। हर कंट्री का ये डिफर करता है, ओके। तो उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बोलते हैं। ओके। इसके बाद है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके। ये डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, इसके अंदर इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। आपको पूछ लिया कंपोनेंट क्या है भाई, तो एक होता है लिटरेसी रेट ह्यूमन डेवलपमेंट में, दूसरा होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, एंड तीसरा होता है GNI इनकम। ओके। जिसे हम जब कंट्री को अपना डेवलपमेंट के वीडियो में हमने क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया, उन्होंने PCI लिया है, पर कैपिटा इनकम। बट थोड़ा टाइम का देगा पैसा, क्वेश्चन भी था हमारा एक कि पैसे सब नहीं खरीद सकते ना, तो उसके लिए बाद में महंगी अच्छा। पाकिस्तान के ओके। 90s में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, मतलब कि वो उसमें पैसा नहीं, बाकी चीजों पैसा के साथ साथ बाकी चीजें ह्यूमन डेवलपमेंट को वैल्यू देगा, लिटरेसी रेट का, हेल्थ का, तब जाके वो जो प्रोसेस HDI वाला जो नंबर्स है या डेटा है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वो इशू करता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट वीडियो में है, बुक में भी है, बट कैसे ऑब्जेक्टिव के काम आएंगे इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। UNDP क्या है, तो या किसने इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूस किया UNDP। HDI इंट्रोड्यूस बाय महबूब उलाग। अच्छा अच्छा। बट उसको पब्लिश करने का काम करता है UNDP। जो वो जरूरत है, महबूब उलाग अपने को बुक में नहीं है, ओके, तो अपने को UNDP याद रखना है। ओके ओके। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वैसा। इसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो साइंस में भी है भाई, ज्योग्राफी में भी है, ज्योग्राफी दोनों में आपको काम आ जाएगा, तो आने के चांसेस ज्यादा है इसके। इसके बाद है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ये भी साइंस में है, और ये आजकल बहुत ज्यादा है। और आपको फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अच्छा। और इसको 2 वैल्यू है, एक 18, आपको भी तो पता ही है, नहीं आप बता दीजिए। एक 18.5 से कम है तो अंडर नरिश्ड बोलते हैं। अच्छा। और 25 से ज्यादा है तो ओवरवेट बोलते हैं। ओके। तो जैसे अभी मेरा पेट थोड़ा तो ये हो गया। और तो ये चीज है, फॉर्मूला है इसका वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला है PCI, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, तो इसका तो फॉर्मूला इसका भी है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। हाँ बस, ठीक है, मतलब एवरेज में एक बंदे की कितनी इनकम, तो इसको एवरेज इनकम भी बोलते हैं, एवरेज इनकम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इंडिया कितना है सर ये अभी? इंडिया में अभी 1840 था 2016 के, 2016 के US डॉलर। अच्छा, US डॉलर है। हाँ, so as per 2016 1840 USD। क्या बात है। तो अच्छा है, लेकिन ये यहाँ पर सिस्टम ये है ना कि अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। तो ये उसका डीमेरिट, सर ने आपको क्लू दे दिया, ये इसका डीमेरिट्स है, आता है डीमेरिट्स ऑफ PCI। क्या बात तो ये है। इसके बाद है बार्टर सिस्टम, डिस्कस करें। ठीक है। इसके बाद है मनी एज अ मीडियम एक्सचेंज, वाई, क्यों है, सब खरीद सकते हैं। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, भाई इतना डिसगाइज जो भी आपको आ जाए। MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ओके, तो बाहर की जो कंपनीज, ग्लोबलाइजेशन, अगेन ग्लोबलाइजेशन, जो चीजें हो रही है, पूरा दुनिया जो है एक हो गया है। हाँ, मतलब इसको बोलते हैं एक छोटा गांव है ना, सभी एक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली तो स्मॉल विलेज बन चुका है, हम लोग अब दूर नहीं है, सब कनेक्ट, ग्लोबल सोसाइटी बन चुकी है, सब ऑल आर कनेक्टेड। इंटीग्रेशन हम बोलते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। क्या बात है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से आया वो पैसा, इन्वेस्टमेंट। इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये एक स्टेप है, ये गवर्नमेंट ने दिया था, SEZ बोलते हैं, SEZ बोलते हैं। तो ये कैसा है कि फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा। तो वहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी 5 साल के लिए इनिशियल टैक्स पे कर दिया। अच्छा, बराबर। फिर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जैसे कि हमारे स्टेट का, मतलब किसी जो अंडर डेवलप्ड रीजन है, ओके, तो वहां पे भी भाई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कहाँ करता है, जो डेवलप्ड रीजन है। तो भाई जहाँ डेवलप नहीं वहां पे भी तो आओ। इधर कुछ एग्जांपल्स भी है मेरे ख्याल से सर, जो MIDC है, जो MIDC ये सिटीज जो है अपने MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये सब वही जगह होती है जो बैकवर्ड होती है। अच्छा, जैसे आपने डोंबिवली में पहले MIDC आया, आज देखो एरिया कैसा हो गया। ओके, तो वैसा होता है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो वहां पर मतलब कि थोड़े ये दिए जाते हैं, एडवांटेज दिया जाता है ताकि लोग बिजनेस सेटअप करें, वहां पर करें। ओके, तो मतलब प्राइसेस भी कम होंगे, लाइट बिल कम आता है, तो वो सब बेनिफिट है वो। क्या बात है। इसके बाद है लिबरलाइजेशन, हमने ट्रेड बैरियर्स के बारे में पढ़ा था।
तो जो ट्रेड बैलेंस 1999 में हटा दिया, वही क्या Liberalization आ गया। लिबरलाइजेशन है, मतलब कि फ्रीडम हो गया, फ्रीडम हो गया ट्रेड का। आ जाओ भैया यहाँ पर बिजनेस हाँ, करो। बिजनेस करो। इसके बाद है लास्ट वाला, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन साथ में डिस्कस किया था हमने, एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर याद होगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सिंह जी, एंड पीवी 1991, नरसिम्हा। हाँ, 91। पीवी नरसिम्हा राव, दो नाम याद रखो। दो नाम याद रखना। और इसी के साथ अपना ये जो वीडियो है एंड हो रहा है। सर ज्योग्राफी के लिए भी मैं चाहूंगा कि आप जरूर बनाइए, बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग मैप का भी ला रहे हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके ऊपर भी आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो कल मोस्टली लाइव आ जाएंगे। ठीक है, मैप में आने वाले हैं कल हम लाइव। एंड ओके गाइस, थैंक यू। इसको जरूर प्रिपेयर करना। इकोनॉमिक्स और सिविक्स आपके एडवांटेजेस होंगे। ठीक है, ज्यादा नंबर बढ़ाने, कम टाइम में पढ़ना है तो भाई ये सब चीजें कर सकते हो पहले। ठीक है, ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। हैं हम। थैंक यू आप लोग हमें देखने के लिए। ओके, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।